सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका जो आज की कक्षा में आपको पढ़ाने वाली है अध्याय नंबर 1, जिसका शीर्षक है हमारी भाषा। तो बच्चों, इस अध्याय में हम जानेंगे कि भाषा तथा भाषा के कौशल और भाषा की लिपि। सभी प्राणी अपनी बात समझाने के लिए कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। ये ध्वनियां सांकेतिक, मौखिक व लिखित होती है। पशु पक्षी भी अलग अलग ध्वनियां निकालकर अपने मन की बात प्रकट करते हैं, लेकिन उसे भाषा नहीं कहते। भाषा केवल मनुष्य बोलते हैं। तो बच्चों, जो हम सब प्राणी हैं वो अपनी बातों को कैसे समझाते हैं? भाषा के थ्रू समझाते हैं। कैसे? अगर मैं आपको अभी बोलकर समझा रही हूँ, आप सुनकर मेरी बातों को समझ रहे हो, तो वो कैसे हो पा रहा है? भाषा के कारण हो पा रहा है। तो इसलिए कहा गया है कि भाषा सभी प्राणी अपनी बात समझाने के लिए कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। जैसे कौन सी ध्वनियां? सांकेतिक, मौखिक व लिखित। यानी कि संकेतों के द्वारा, मौखिक यानी बोलकर, और लिखित यानी कि लिखकर। और पशु पक्षी भी अलग अलग ध्वनियां निकालकर अपने मन की बात बताते हैं। यानी कि पशु पक्षियों की जो आवाज होती है, कि जिस प्रकार से कुत्ता अपनी ध्वनि निकालता है, बिल्ली अपनी ध्वनि निकालती है, तो ये क्या है? ये पशु पक्षी अपनी ध्वनियों के द्वारा आपस में बात करते हैं। लेकिन उन ध्वनियों को हम भाषा नहीं कहते। क्यों? क्योंकि सिर्फ भाषा क्या है? मनुष्य ही बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें एक चित्र दिया हुआ है। इसमें एक अध्यापिका कैसे बच्चों को दिखा रही है कि ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखा है, उसको पढ़ के मन की बात। बच्चों, आप अपने मन की बात किस प्रकार समझाएंगे? और बच्चे क्या उत्तर देते हैं? संकेतों के द्वारा, बोलकर या लिखकर। अब ऊपर दिए गए चित्र में विद्यार्थी अपने मन की बात को संकेतों के द्वारा, बोलकर व लिखकर बताने की बात कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा बोलकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर या इशारों से हम अपने मन के विचार या भाव एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। यानी कि भाषा क्या है? एक प्रकार का माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार हम तक पहुंचते हैं। अब उन विचारों को पहुंचाने का माध्यम क्या होता है? एक तो होता है बोलकर, एक होता है लिखकर, और दूसरा इशारों में। अब हम देखेंगे यहाँ पे भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। तो यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे एक नेता है जो क्या कर रहे हैं? भाषण दे रहे हैं, अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। कैसे? बोलकर। साथियों, हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। और यहाँ पे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। रवि, तुम कल कहाँ गए थे? फिर रवि ने उत्तर दिया, कल हम अपने मामा जी के यहाँ गए थे। ऐसे ही दूसरा है, यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक लड़का पत्र लिखकर अपने मन की बात बता रहा है। और यहाँ पे दादाजी क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। वो भी क्या है? वो भी लिखा हुआ अखबार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो मौखिक और लिखित रूप है उनके बारे में बताया गया है। मौखिक का अर्थ है मुख से बोलना, यानी कि जो हम बोलकर अपनी बातों को प्रकट करते हैं। मौखिक भाषा हम सुनकर समझते हैं, अर्थात कहना और सुनना मौखिक भाषा है। यानी कि जो हम बोल रहे हैं वो हो गया बोलना, और जो हमारे सामने वाला है वो हमारी बातें सुनकर समझ रहा है। तो मौखिक और बोलना और सुनना क्या है? मौखिक भाषा के रूप हैं। अब दूसरा है, ये सभी बोलकर अपनी बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे चित्र में देखा कि एक नेता क्या कर रहे हैं? बोलकर अपनी बातों को प्रकट कर रहे हैं और दूसरे लोग सुनकर उनकी बातों को समझ रहे हैं। ऐसे ही दूसरी ओर हमने देखा कि दो दोस्त आपस में बात करके अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। एक सवाल पूछ रहा है, दूसरा सुनकर उसका उत्तर दे रहा है। तो ये क्या है? ये भाषा का मौखिक रूप है।
अब यही हम नीचे देखते हैं, लिखित भाषा। लिखित का अर्थ है लिखी गई। लिखित भाषा हम पढ़कर समझते हैं, अर्थात लिखना और पढ़ना लिखित भाषा है। यानी कि अगर हम किसी बात को लिखकर प्रकट कर रहे हैं, लिखकर दूसरों को समझा रहे हैं, लिखकर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, तो वो क्या है, लिखित भाषा। और कोई दूसरा हमारी बातों को पढ़कर समझ रहा है, पढ़कर वो हमारे विचारों को समझ पा रहा है, तो वो क्या है, लिखना और पढ़ना क्या है, लिखित भाषा का रूप है। क्योंकि हम लिखते हैं, तो अगर हम लिखकर किसी को समझा रहे हैं तो वो कैसे समझेगा हमारी बात, वो पढ़कर ही समझेगा। तो इसलिए लिखित और पढ़ना, लिखना और पढ़ना क्या है, लिखित भाषा का रूप है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि रमेश पत्र लिख रहा है, तो वो लिखकर अपने विचारों को प्रकट कर रहा है। यही दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो ये अखबार में जो लिखा हुआ है वो दादाजी पढ़कर समझ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, लिखना और पढ़ना लिखित भाषा के रूप हो गए। अब अगला है लिपि। भाषा को लिखने का एक अलग ढंग होता है। भाषा के लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं, जिन्हें लिपि कहते हैं। यानी कि भाषा जो है, अब भाषा को हम लिखते हैं, तो लिखने के रूप में जो चिन्ह प्रयोग होते हैं, उन चिन्हों को किस ढंग से लिखना है, वो क्या है, वो हमारी लिपि है। कि चिन्ह निश्चित होते हैं, जो हमारे चिन्ह निश्चित होते हैं भाषा के, उन्हें ही हम लिपि कहते हैं। अब हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। यानी कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसको कौन सी लिपि में लिखा गया है, देवनागरी लिपि में लिखा गया है। कुछ भाषाओं की लिपियां इस प्रकार है। अब यहाँ पे हमें कुछ भाषाएं दी गई हैं और उनकी लिपियां यहाँ पे दी गई है, और यहाँ पे उनके उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे फ्रेंच, जर्मन और अंग्रेजी, इन तीनों भाषा, ये तीनों क्या है, ये तीनों भाषा है। तो इन तीनों भाषाओं की लिपि क्या है, रोमन, जो इस प्रकार से लिखी जाती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है दिस इज अ बुक, तो ये क्या है, ये जो जिस प्रकार से ये लिखा हुआ है, जिस चिन्हों के द्वारा ये लिखा गया है, इसी चिन्ह को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो ये रोमन लिपि का चिन्ह है। ऐसे ही अगला है हिंदी, गुजराती और मराठी, इन तीनों भाषाओं का लिपि है देवनागरी लिपि। अब जैसे यहाँ पे लिखा है यह एक पुस्तक है, तो ये क्या है, ये देवनागरी लिपि के चिन्ह हैं। जिस प्रकार से इन्हें लिखा गया है, जिन चिन्हों के द्वारा, इन चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। लिपि निश्चित करती है भाषा के चिन्हों को। ऐसे ही अगला है उर्दू। अब उर्दू भाषा की लिपि है फारसी, और फारसी इसी प्रकार से लिखी जाती है। ये उर्दू भाषा की फारसी की लिपि के चिन्ह है। और यहाँ पे भी यही लिखा गया है कि यह एक पुस्तक है, बट इनको फारसी के चिन्हों द्वारा लिखा गया है। अब अगला है पंजाबी, और पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, और जिसे इस लिपि में इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये हमने देखा कि यहाँ पे हर भाषा की अपनी अपनी लिपियां होती हैं, क्योंकि लिपियां ही बताती हैं कि भाषा के चिन्हों को किस प्रकार से लिखा जाना है। अब अगला है हमारा व्याकरण। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। भाषा का शुद्ध रूप सीखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिन्हें हम व्याकरण द्वारा सीखते हैं। मातृभाषा अपने आप आ जाती है, परंतु दूसरी भाषा सीखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि व्याकरण क्या करता है, व्याकरण का कार्य है हमारी भाषाओं को शुद्ध करना, कि हम किस प्रकार से भाषा को बोले, लिखे, पढ़े। तो ये हमें कौन बताता है, भाषा के नियम हमें व्याकरण बताते हैं। अब जो हमारी मातृभाषा है, जैसे हम सबकी मातृभाषा ज्यादातर क्या है, हिंदी है, जो हम घर पे बोलना सीख लेते हैं। लेकिन अगर हमें और किसी और भाषा को सीखना है, कोई और लैंग्वेज सीखनी है, कोई और भाषा सीखनी है, जैसे इंग्लिश अगर सीखनी है, तो हमें क्या सीखना पड़ेगा, सबसे पहले उसका उसके ग्रामर यानी कि व्याकरण को सीखना पड़ेगा। क्योंकि ग्रामर यानी कि व्याकरण ही हमें बताते हैं कि उस भाषा को बोलने के, लिखने के, पढ़ने के किस प्रकार से नियम है। तो भाषा के जो नियम है वो कौन निर्धारित करता है, व्याकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि व्याकरण द्वारा भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने व पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है।
व्याकरण में वर्ण, शब्द और वाक्य के विभिन्न प्रकार, भेद, उपभेद आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि व्याकरण में क्या बताया जाता है कि जो वर्ण है, जो शब्द है और जो वाक्य है, इनके विभिन्न प्रकार के क्या क्या हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, कौन कौन से उपभेद होते हैं, इन सब का अध्ययन व्याकरण में किया जाता है। तो बच्चों, हमने सीखा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्रयोग किया गया साधन भाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं, कौन कौन से? लिखित और मौखिक। मौखिक का अर्थ क्या होता है? बोलकर कहना। और लिखित का अर्थ है लिखी गई, यानी कि जो हम लिखकर अपनी भाषा को प्रकट करते हैं। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।